नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में आजकल तेजी से चीजें बदल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया पर टी20 सीरीज जीत के बाद अब सबकी नजरें भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है। हाँ, और हमने जो जानकारी खंगाली है उससे ये टीम कागज पर तो काफी दमदार लग रही है। हम्म। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद दक्षिण अफ्रीकी खेमे को भी सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पलटने का मादा रखते हैं। ये बात तो है। इस टीम में ना अनुभव और नए जोश का एक दिलचस्प तालमेल नजर आता है। किसी भी टीम के लिए ये एक चुनौती तो पेश करेगा ही। तो आज हम इसी टीम की बनावट को बारीकी से समझेंगे, इसकी ताकत और संतुलन पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ये कैसा प्रदर्शन कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस टीम का विश्लेषण। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं नेतृत्व की, जो हमेशा अहम होता है। बिल्कुल, कप्तानी सौंपी गई है रोहित शर्मा को, उनकी वापसी हुई है और शायद नज़र 2027 विश्व कप पर भी है। वनडे में उनका अनुभव तो खैर बेमिसाल है ही। रोहित का बतौर कप्तान लौटना टीम के लिए बहुत अहम है। हाँ, वनडे फॉर्मेट की नब्ज वो अच्छी तरह समझते हैं और उनका जो शांत स्वभाव है ना, वो बड़े मैचों में दबाव झेलने में मदद करता है। सही। उनकी कप्तानी में एक स्थिरता दिखती है जो टीम के लिए फायदेमंद होगी। और उनके साथ उपकप्तान के तौर पर शुभमन गिल को चुना गया है। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गिल को ये जिम्मेदारी देना सिर्फ उनके रनों की वजह से नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कदम लगता है। अच्छा। हाँ, चयनकर्ता शायद उन्हें धीरे धीरे नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्हें इस भूमिका के लिए एक स्वाभाविक दावेदार बनाता है। लेकिन हाँ, उपकप्तानी उन्हें बिना ज्यादा दबाव के सीखने का मौका देगी। ये तो ही नेतृत्व की बात है। अब आते हैं बल्लेबाजी पर और शुरुआत सलामी बल्लेबाजों से करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 नाम हैं: कप्तान रोहित शर्मा, उपकप्तान शुभमन गिल और युवा यशस्वी जायसवाल। रोहित के बारे में क्या ही कहें, उनका वनडे रिकॉर्ड, खासकर वो दोहरा शतक। खुद बोलते हैं। बिल्कुल, रोहित का अनुभव टॉप ऑर्डर में स्थिरता लाता है। वो पारी को संवार भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। उनकी मौजूदगी से दूसरे छोर के बल्लेबाज को भी खुलकर खेलने की आजादी मिलती है। और गिल, जैसा हमने कहा, लगातार रन बना रहे हैं। वनडे में 2800 से ज्यादा रन। हाँ, आंकड़े शानदार हैं। बना चुके हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल, उनमें वो युवा आक्रामकता और टाइमिंग है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को परेशान कर सकती है। तो सलामी बल्लेबाजी में ये मिश्रण काफी रोचक है ना। रोहित का अनुभव, गिल की क्लास और निरंतरता, और जायसवाल का बेखौफ अंदाज। टीम मैनेजमेंट के पास अब विकल्प है कि वो मैच की परिस्थिति और पिच के हिसाब से अपनी सलामी जोड़ी चुन सकें। ये लचीलापन टीम के लिए अच्छा है। सही कहा। अब मध्य क्रम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और एक नाम जो आजकल खूब चर्चा में है, रिंकू सिंह। हाँ, रिंकू सिंह। विराट कोहली, आंकड़े तो खैर अविश्वसनीय हैं ही। 51 शतक, 14,500 से ज्यादा रन और लक्ष्य का पीछा करने में तो उनका कोई सानी नहीं। कोहली सिर्फ आंकड़ों की वजह से महान नहीं है, बल्कि जिस तरह वो दबाव सोखते हैं और रन चेज में पारी को संभालते हैं, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। मध्य क्रम में उनकी मौजूदगी टीम को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है। वो पारी को एंकर करने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं। उनके साथ है श्रेयस अय्यर, जो मध्य क्रम में एक भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाते हैं। वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। हाँ, ये उनकी खासियत है। और दबाव में संयम से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अय्यर का रोल काफी अहम हो जाता है, खासकर अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं। वो पारी को संभालने और बीच के ओवरों में रन गति बनाए रखने में सक्षम है। उनकी स्पिन खेलने की क्षमता दक्षिण अफ्रीका में भी काम आ सकती है, जहां कुछ पिचों पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। अच्छा, और फिर हैं रिंकू सिंह। उन्हें नए फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा है। टी20 में तो उन्होंने कमाल किया ही है। हाँ बिल्कुल। अब वनडे टीम में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
खासकर आखिरी ओवरों के लिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो रिंकू का टीम में होना भारत की उस तलाश को पूरा कर सकता है जो एक भरोसेमंद फिनिशर के लिए काफी समय से चल रही थी। T20 का फॉर्म वनडे में लाना एक चुनौती होगी, इसमें कोई शक नहीं, खासकर दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर बड़े शॉट खेलना। लेकिन उनमें वो क्षमता दिखती है कि वो आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बना सकें और मैच खत्म करें। ये मध्यक्रम अब पहले से ज्यादा संतुलित और गहरा लग रहा है। हाँ, ये तो है। अब बात विकेटकीपर बल्लेबाजों की। टीम में 2 विकल्प हैं, केएल राहुल और ऋषभ पंत। 2 अच्छे विकल्प। केएल राहुल ने पिछले कुछ समय में मध्यक्रम में और बतौर विकेटकीपर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वो तकनीक के लिहाज से भी काफी मजबूत बल्लेबाज हैं। राहुल की बहुमुखी प्रतिभा टीम के लिए बहुत कीमती है, सही में। वो टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, मध्यक्रम में भी, और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन और विकल्प दोनों देती है। और दूसरा नाम है ऋषभ पंत का। चोट से वापसी के बाद वो टीम में लौटे हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से तो सब वाकिफ हैं। पंत की वापसी टीम में एक अलग ही ऊर्जा भर सकती है। वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो मध्यक्रम में विविधता लाते हैं और अपनी आक्रामक शैली से किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। हाँ। हालांकि चोट के बाद उनकी लय कैसी रहती है ये देखना होगा, पर 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों का होना निश्चित रूप से टीम प्रबंधन के लिए एक अच्छी सिरदर्दी है। बिल्कुल। अब रुख करते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। यहाँ भी हमारे पास 3 शानदार खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। वाह, क्या तिकड़ी है। हार्दिक पांड्या जब फिट होते हैं तो बल्ले और गेंद दोनों से मैच विनर साबित होते हैं। हार्दिक जैसा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आधुनिक सीमित ओवर क्रिकेट में सोने जैसा है। वो मध्य ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं और निचले क्रम में आकर तेजी से रन बना सकते हैं। सही। उनकी फिटनेस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, लेकिन अगर वो पूरी लय में हुए तो टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। फिर हैं अक्षर पटेल, जो अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हाँ, अक्षर काफी अंडररेटेड खिलाड़ी लगते हैं मुझे कभी-कभी। और रविंद्र जडेजा, जिन्हें अक्सर सर जडेजा कहा जाता है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में उनका योगदान रहता है। वनडे क्रिकेट में अच्छे ऑलराउंडर्स टीम को गहराई और संतुलन देते हैं। पांड्या, अक्षर और जडेजा की तिकड़ी भारत को इस मोर्चे पर बहुत मजबूत बनाती है। ये तीनों अलग अलग तरह की स्किल लाते हैं। पांड्या तेज गेंदबाजी विकल्प देते हैं, तो अक्षर और जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करते हैं और साथ ही बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं। जडेजा की फील्डिंग तो बोनस है। बिल्कुल। चलिए अब गेंदबाजी आक्रमण को देखते हैं। स्पिन में हमारे पास है कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव की कलाई की स्पिन, खासकर उनकी गुगली, बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक पहेली रही है। कुलदीप मध्य ओवरों में विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। जब वो अपनी लय में होते हैं तो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शायद उन्हें उतनी मदद ना मिले जितनी भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती है, लेकिन उनकी कला किसी भी पिच पर कारगर साबित हो सकती है। और उनके साथ है वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंदों में काफी विविधता है। स्पिन विभाग में ये वैरायटी दिलचस्प है। कुलदीप की पारंपरिक कलाई की स्पिन के साथ वरुण की मिस्ट्री स्पिन का जुड़ना बल्लेबाजों को सेट होने का मौका कम देगा। ये देखना रोचक होगा कि टीम मैनेजमेंट इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या दोनों एक साथ खेलेंगे या रोटेट होंगे? ये एक अच्छा सवाल है। अब आते हैं तेज गेंदबाजी तिकड़ी पर। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। आहा, ये हुई ना बात। बुमराह की वापसी टीम के लिए सबसे बड़ी खबर है। डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। बुमराह सिर्फ डेथ ओवर्स के ही नहीं बल्कि नई गेंद से भी उतने ही खतरनाक हैं। उनकी यॉर्कर, धीमी गेंदें और वो सटीक लाइन लेंथ उन्हें दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक बनाती है। सही कहा। दक्षिण अफ्रीका की तेज पिचों पर उनकी गेंदबाजी और भी घातक हो सकती है। उनके साथ है मोहम्मद सिराज, जो अपनी स्विंग और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालने में वो माहिर हैं। सिराज का जोश और जुनून मैदान पर देखने लायक होता है। वो लगातार बल्लेबाज पर दबाव बनाए रखते हैं और अपनी गति और स्विंग से परेशान करते हैं। और तीसरे तेज गेंदबाज हैं प्रसिद्ध कृष्णा। उनके पास अच्छी गति है और वो अपनी लंबाई का फायदा उठाकर अतिरिक्त उछाल हासिल करते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में कारगर साबित हो सकता है। कृष्णा की अतिरिक्त उछाल निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। ये तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी संतुलित लग रहा है।
बुमराह का अनुभव और सटीकता, सिराज की स्विंग और आक्रामकता और कृष्णा की गति और उछाल, ये तिकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि दक्षिण अफ्रीकी परिस्थितियों के हिसाब से टीम संयोजन कैसा रखा जाएगा। क्या हार्दिक पांड्या के खेलने पर 3 विशेषज्ञ तेज गेंदबाज खेलेंगे या संतुलन के लिए एक अतिरिक्त स्पिनर या बल्लेबाज को मौका मिलेगा? ये तो मैच के दिन ही पता चलेगा। खैर, जल्दी से मैच शेड्यूल और देखने की जानकारी भी दे देते हैं। पहला वनडे रांची में, दूसरा रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में और तीसरा मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। हाँ, वो नागपुर वाला स्टेडियम महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में नहीं, जैसा कि शायद कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में आया था। ये छोटी सी जानकारी सही कर लेना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, नागपुर महाराष्ट्र में। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैच भारत के अलग अलग हिस्सों में होंगे, जहां पिचें भी अलग तरह से बर्ताव कर सकती हैं। बिल्कुल, और सभी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। इन्हें मोबाइल पर जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका को उनकी घरेलू परिस्थितियों में हराना हमेशा मुश्किल होता है। वहां की पिचों में तेजी और उछाल ज्यादा होती है, जो भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक का इम्तिहान लेगी। सही। साथ ही उनके गेंदबाज भी इन परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेंगे। ये सीरीज भारत के लिए 2027 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी अहम होगी, खासकर नए खिलाड़ियों को मौका देने और बेंच स्ट्रेंथ को परखने के नजरिए से। तो कुल मिलाकर ये टीम कैसी दिख रही है? इसमें अनुभव भी है, युवा जोश भी, बल्लेबाजी में गहराई है, ऑलराउंडर अच्छे हैं और गेंदबाजी में विविधता और धार दोनों नजर आ रही हैं। कागज पर तो मजबूत है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये टीम जीत सकती है, बल्कि ये है कि ये खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ दक्षिण अफ्रीका की चुनौती का सामना कैसे करते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी बात सोचने के लिए, कागज पर टीम कितनी भी मजबूत दिखे, असली परीक्षा मैदान पर होती है। दक्षिण अफ्रीका के घरेलू परिस्थितियों में ये संयोजन कैसा प्रदर्शन करेगा? क्या ये खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ये अहम सवाल है। सिर्फ टीम चयन ही नहीं, बल्कि टॉस, मौसम, पिच का मिजाज और उस दिन का खेल जैसे कई और पहलू भी सीरीज का नतीजा तय करेंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये टीम इन चुनौतियों से कैसे पार पाती है। निश्चित रूप से एक रोमांचक सीरीज का इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे और हमें कुछ यादगार क्रिकेट देखने को मिले।